नमस्कार। सुबह सुबह उठना और अपने दिनचर्या के कार्यों में लग जाना और आपके इस दिनचर्या में शामिल डीडी बिहार का लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान। आज के इस अंक को लेकर मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। स्वागत मेरे सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और सुनवाऊंगी एक लड़की की कहानी जिसे पर्यावरण से प्यार है और जिसने सोचा कि काम तो करना है पर कुछ ऐसा काम करना है जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, जिसने उन बच्चों की वेदना समझी जिनका बचपन कूड़ा बीतते हुए कचरा चुनते हुए बीत जाता है। साथ ही उन्हें लगाव है जो बेजुबान जानवर हैं उनसे भी। बहुत कुछ अलग खासियत, अलग विशेषताएं लिए हुए हैं हमारी आज की मेहमान। उनसे हमारे साथ है एक युवा उद्यमी, एक युवा महिला उद्यमी मैं कहूँ। हमारे साथ है मोनालिसा जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रही हैं और साथ ही जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनके जीवन में एक नई दिशा लेकर आई हैं, एक नया प्रकाश भरने की कोशिश कर रही हैं। बेजुबान जानवरों से भी बेहद प्यार करती हैं, समाज के हित में कई सुंदर कार्य कर रही हैं और साथ ही इन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया है जो वेस्ट मैनेजमेंट के तहत काम कर रहा है। तो चलिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी आज की विशेष मेहमान मोनालिसा का स्वागत करिए। मोनालिसा, अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू निहारिका जी। मेरे सामने एक युवा लड़की है जिसके चेहरे से ही मुझे आत्मविश्वास दिख रहा है। मैंने जो ठान लिया वो मुझे करना है और इस आत्मविश्वास के साथ आप लगातार काम कर रही हैं। कार्यक्रम में मैं शुरुआत करूंगी आपकी अपनी पढ़ाई से, आपकी अपनी शिक्षा से। कैसे वो शुरुआत हुई, क्योंकि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो एक पड़ाव के बाद फिर हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं और वहाँ वो शिक्षा भी काम आती है। थोड़ी जानकारी उस बारे में फिर बात करें आगे हम। मेरा जन्म पटना में ही हुआ था जी। और जैसा हम जानते हैं कि पहली शिक्षा हमें घर से मिलती है, तो मेरे फादर जब बच्चों को खिलौने दिए जाते थे तो हमें वो बेजुबान जानवर जो किसी तकलीफ़ में थे, अच्छा, जैसे कुत्ते या खरगोश, ऐसे हमें लाके देते थे और उन्हीं के साथ मैं पल के बड़ी हुई। कृष्णा निकेतन में मैंने अपना 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किया जी। फिर हमें कुछ कारणोंवश रांची जाना पड़ा। 10th तक मैं विशव वेस्टकॉट में थी। अच्छा। आगे 12th कैरेली से हुआ। अब 12th के बाद बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, क्या डायरेक्शन चूज़ करना है, क्या करियर चूज़ करना है। तब प्रोफेशनल कोर्स मैंने सीए चुना। अच्छा। और जिसकी पढ़ाई करने के लिए मैं आगे अहमदाबाद चली गई। हाँ। तो इस तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा की जो जर्नी रही वो शुरुआत आपने की। आपने कहा कि जो आपका पारिवारिक वातावरण था वहीं से कहीं ना कहीं ये जो प्रेम है जो बेजुबान जानवर हैं उनके प्रति, अगर वो कष्ट में हैं तो उन पर ध्यान देना, ये भावनाएं आपके अंदर आईं। आपने अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित की। पर मोनालिसा, होता यूँ है कि जब हम +2 कर लेते हैं और जैसा कि आपने भी कहा कि सोचना था क्या करूं और आपने सीए का चयन किया, तो अमूमन हम एक जॉब की तलाश में रहते हैं कि हमें एक अच्छी सी भाई नौकरी मिल जाए, अच्छी सी सैलरी चाहिए और हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता रहे। एक तो ये आम सोच है। इससे कुछ इतर सोचा आपने, इससे कुछ अलग सोचा आपने ये सोचा कि मुझे पर्यावरण के लिए कुछ करना है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो लगाव है, प्रेम है, ये कैसे आया? कभी कभी आप रास्ते को नहीं चुनते हैं, रास्ता आपको चुन लेता है। बढ़िया। तो ये जो लगाव और ये प्रेम था, हाँ। ये बस मैंने ख़त्म नहीं होने दिया अपने अंदर। 6-7 तक था कि नहीं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो जहाँ पे इंसान, पर्यावरण, जानवर एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आ पाए। क्योंकि आसपास जब हम ये देखते थे कि अगर बारिश हो रही है तो कोई जानवर आपके घर के आगे बैठ गया तो कई लोग भगा दिया करते थे, ठंड है वो सिकुड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें देख के बहुत दुख होता था।
तब लगता था इतना पढ़ के, वो भी इतने डिफ़िकल्ट मैथ सॉल्व कर रहे, साइंस सॉल्व कर रहे, अगर ये इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है जी। तो मेरी पढ़ाई किस काम की। तभी लग गया कि नहीं, कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़े अपने काम के लिए, लेकिन ये कभी मेरा फोकस्ड एरिया नहीं बनेगा। जी। तो मैंने पढ़ाई तो सारी की, मन में रखते हुए कि काम इन्वायरमेंट में ही करना है। तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जो पढ़ाई का ढांचा है, मैंने वो सारे पूरे किए। जी। कि जिस दिन ग्रेजुएशन और डिग्री पूरी हो जाए, मैं उस दिन से अपने काम में लग जाऊंगी। यही जर्नी मुझे अहमदाबाद के बाद कई जगह ढूंढने पे मजबूर किया, अलग अलग शहरों में जाके, क्योंकि अच्छा। तब समझ यंग था, आपको नया रास्ता पूरा कभी नहीं दिखता, बहुत टुकड़ों में दिखता है। तो खुद पे विश्वास करके कि क्या ढूंढना है ये भी शायद नहीं पता होता। पर्यावरण में हज़ार ऑप्शन है, सोलर एनर्जी है, प्लांटेशन है, मैनी थिंग्स। तो चूज़ क्या करना है? तब लगा कि ऐसा कुछ चूज़ करना है जो पर्यावरण भी बचाए और खुद कमाए भी, ऐसा सिस्टम। क्योंकि अगर विथ एनवायरनमेंट इकोनॉमी नहीं जुड़ेगा तो आप फिलैंथ्रोपिक की तरह कुछ अच्छा काम करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी जुड़ेगा तो एक लाइफस्टाइल डिज़ाइन हो सकता है। देन आई चोज वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा। क्योंकि इसमें कमाने की क्षमता थी। जी। मोनालिसा, अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब आप मेरे सवाल का जवाब दे रही थी और जिस तरीके से उसे एनालाइज़ किया आपने इस उम्र में, और इस तरह से एनालिसिस बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं आपका अपना अनुभव भी आपकी बातों में दिखता है। आपने कहा कि मुझे सोचना था, पर्यावरण से प्यार था, पर क्या करूं। और शुरुआत में जो नई दिशा होती है, जो नया रास्ता होता है, उसका अंत और उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो दिखता नहीं है, पर फिर भी हमें उसमें आगे बढ़ना है और बहुत सारे रास्ते उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। किसका चयन करें, दुविधा की स्थिति, सब कुछ आपने सोचा और बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आपने वेस्ट मैनेजमेंट का रुख लिया। ज़रूरी है ये सोचना कि अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी जुड़ा रहे, और इस तरीके से इस सफ़र की शुरुआत हुई। आपने एक स्टार्टअप की शुरुआत की। जब सोचा, जब ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना है, तो जो आपने स्ट्रक्चर बनाया अपने स्टार्टअप का, एक युवा हैं आप, एक लड़की हैं आप, बहुत सारे सवालात आते हैं जो हम प्रैक्टिकल तौर पर बातें करें तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कुछ कर पाओगी या नहीं, कैसे होगा, यही क्यों, अरे बढ़िया सा जॉब कर लो, है ना। वो समय कैसा था और कैसी बातें सुनने को मिली, कैसे हैंडल किया? जब आपको रास्ता पता होता है तो छोटे छोटे स्टेप आपको डिज़ाइन करने होते हैं। ऑब्वियसली जब मैं 22-23 की हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हुआ कि अब कमाना शुरू करना चाहिए, कितने दिन तक पैसे मांगेंगे पेरेंट्स से। तो मैं जॉब ढूंढने गई और अकाउंट्स और फाइनेंस में अच्छे जॉब भी मिल गए। पर 3-4 महीने में लगा नहीं हो पाएगा। हर दिन मैं खुद को ऑफिस जाने के लिए पुश करती थी, बट एक दिन ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। पर करे क्या, पैसे भी नहीं हैं, घर जाना मुश्किल था, क्योंकि उस एज में हर किसी के पास आपके लिए एक ऑप्शन तो होता ही है कि बेटा शादी कर लो। और आप किससे लड़िएगा, वो आपके अपने हैं, और लड़ना भी नहीं है, वो सही बात बोल रहे हैं। तो बहुत धीमे धीमे पानी की तरह अपना डायरेक्शन पकड़ते हुए, चीज़ों को कभी जस्टिफाई करते हुए, कभी अवॉइड करते हुए आगे बढ़ी। और मैंने जैसे कहा कि मैं कई शहरों में रही, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं थी जी। तो कभी आनंद जाके बायोगैस सीखा। अच्छा। कभी देहरादून में रह के वेस्ट मैनेजमेंट स्कूल के बच्चे लोकल सिटीज़न के साथ कैसे करते हैं वो सीखा।
कभी साउथ इंडिया जाके टेक्नोलॉजी सीखी। तो एक्सपीरियंस, हाँ, मेरे पेरेंट्स का ये बहुत अच्छा हमारी परवरिश में रहा कि उन्होंने हमें एडिट नहीं किया। हमें जो रास्ता चुनना था, हम जिस चीज़ के लिए एस्पायर करते थे, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमारे पीछे डटे रहे। और समाज का जो भी प्रेशर आया वो उन्होंने खुद ही झेल लिया, हम तक पहुंचने भी नहीं दिया। तो बीइंग अ गर्ल, पापा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने आपको, और आज आप यहाँ खड़ी हैं। हाँ, ही मेड मी व्हाट आई एम। जी, और बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं और हमने कुछ ठान रखी होती है कि हमें ये करना है, परिवार का सपोर्ट और ख़ासकर माता पिता का, अभिभावकगण का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है मोनालिसा। और आपको ये मिला आपके परिवार में, और एक सफल उद्यमी के तौर पर आप आज स्थापित हैं। अब बातें करूँगी आपके वेस्ट मैनेजमेंट के काम की। आपने कहा बहुत जगहों से आपने सीखा है, कई जगह आप गईं और ये जानने की कोशिश की कि कैसे करना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट, क्या सही तरीका होगा। अभी फ़िलहाल कैसे काम कर रही हैं? वेस्ट का एक नेचर होता है। जैसे वेस्ट 4 प्रकार के होते हैं जनरली। एक हो गया हमारे खाने का वेस्ट, दूसरा जो ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, मेटल, जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं। जी जी। एक हो गया हज़ार्डस, कट सकता है, जल सकता है, एसिडिक नेचर होता है। और एक हो गया शार्पीज या मेडिकल वेस्ट, सुई, आपके सैनिटरी पैड्स। हर चीज़ों का अलग निस्तारण होता है। पर अगर ये वेस्ट एक साथ मिल जाए तो हमारे किसी काम का नहीं होता। मतलब उसमें 90% चीज़ें बर्बाद हो गई। तो वेस्ट को सोर्स पे सेग्रीगेट करना हमें बहुत ज़रूरी था। सोर्स पे सेग्रीगेट करना मतलब घर से जब कचरा निकल रहा है तो ही हमें अलग अलग मिले, क्योंकि खाना और पेपर मिलने के बाद मैं दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर सकती जी। तो लोगों का बिहेवियर चेंज करना एक बहुत बड़ा इशू था। मैं आज से 2018 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जब हम लोग स्टार्टिंग में काम लेने गए तो लोग कहते थे कि एकदम सामान खरीदने का पैसा दे, फिर हम आपको फेंकने का पैसा दे, और हमें ये क्यों करें जब हम पीछे फेंक सकते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई। हमने कई बार मॉडल बनाया। अच्छा। कई डिपार्टमेंट्स के लिए कई बार हमें वॉलंटरीली मॉडल बना के दिखाना पड़ा कि दिस इज़ पॉसिबल। आज जो मॉडल्स हमने बनाए, कुछ वार्ड या कॉलोनीज़, वहाँ पे कचरा पहले तो सेग्रीगेट होके हमें मिलता है। हमें 40-50 दिन का रेगुलर मेहनत करना पड़ता है, घर घर जाके उनका डस्टबिन मॉनिटर करके कि वेस्ट सेग्रीगेट हो। और जब वेस्ट सेग्रीगेट होके हम तक आता है तो जितना फूड वेस्ट है या ऑर्गेनिक वेस्ट है, हम उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं एरोबिक मेथड से। और जितना ड्राई वेस्ट है, पेपर, मेटल, रिसाइक्लेबल्स, उनको एक कम्युनिटी होती है वेस्ट पिकर्स। वो हमेशा वो कचरा चुनने का ही काम करती हैं। तो उनके साथ एसोसिएट होके वो पूरा रिसाइक्लेबल्स का चैनलाइजेशन किया। सैनिटरी और हज़ार्डस का हमें उसे या तो इंसनरेट कर देना होता है या उसे प्रॉपर साइंटिफिक वे में लैंडफिल करना होता है। तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी ही उसका ध्यान देती है। जी, इस तरीके से आपने पहले तो ये कोशिश की कि जहाँ से वेस्ट आ रहा है वहीं पर हम इसे सेग्रीगेट कर लें, और इसके लिए आपने लोगों को समझाया कि बहुत ज़रूरत है कि अगर हम ऐसे काम करें तो जो हमारे वेस्ट हैं उनको अच्छे तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे लिए, इस धरती के लिए, इस पर्यावरण के लिए तब वो नुकसानदेह नहीं होंगे। और आपने अपने काम को शुरू किया, और आपने कहा कि आप जो अन्य तरीके के जो वेस्ट होते हैं उसे आप जो कचरा बुनने वाले लोग होते हैं उन तक आप पहुंचा देते हैं, और उन्हें भी समस्या नहीं होती, उनके पास वो सही तरीके से पहुंच जाता है। यहाँ ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने ये भी देखा कि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं
वो इस काम को कर रहे हैं। बहुत कम उम्र होती है जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चे और उनका पूरा परिवार लगा होता है कचरा बुनने में। तो उनके लिए कुछ करना है, ये भी सोचा आपने, और कैसे ये ख्याल आया, क्या कर रही हैं? कचरा चुनने के लिए कभी भी कोई बहुत पढ़े लिखे लोग या अच्छी जगह से लोग नहीं आएंगे जी। अक्सर ये लोग जो होते हैं ये बहुत गरीब घर के लोग होते हैं जो हर दिन जो कचरा बिन के आया उससे कमाते हैं, खाते हैं। या वो लोग होते हैं जो बाढ़ में या अदर नेचुरल क्लैमिटीज़ में अपना घर, अपना गांव खो चुके हैं, अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। माइग्रेटेड लेबर्स होते हैं। बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है और ये कम्युनिटी को हर तरीक़ों से हर जगह पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। हम शायद निकल जाते हैं, एक होता है शहर का आगे का और एक होता है शहर के पीछे का इलाका। तो ये पीछे के इलाके में चुपचाप उस कचरे में अपना जीवन बिता देते हैं, कहिए तो। उसी में इनका परिवार भी रहता है उसी में इनका परिवार भी रहता है, इनके बच्चे भी पैदा होते हैं और इसी कचरे में पैदा होने से लेके अपने मरने तक वो यहीं रह जाते हैं। तो दिक्कत आती है उनकी साइकोलॉजी जो उनको वहाँ से निकलने ही नहीं देती है। तो जब भी हम लोग काम करते हैं तो जब एक कचरे का बहुत बड़ा ढेर हमारे पास आता है, जनरली हर निगम के पास अपना एक ट्रांसफ़र स्टेशन रहता है या एक डंपिंग यार्ड रहता है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये परिवार जो कचरा बिन रहे हैं, हम ये पूरे वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम इनका लाइवलीहुड डेवलपमेंट कर पाए। बहुत बढ़िया। वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है पर उनको अपने पावर्स का पता ही नहीं है। उनको ये जो पंक्ति आपने कही वो बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं कहूँगी। इस पर और भी विस्तार से बातें करेंगे आपसे, और फिलहाल दर्शकों आपसे ये कहूँगी कि ये वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। अंतराल के पश्चात पुनः आपका और हमारा साथ। आज बिहार बिहान में हमारे साथ हैं एक युवा महिला उद्यमी मोनालिसा, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रही हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं। बातचीत की शुरुआत पुनः करते हैं। मोनालिसा, अगर मैं बात करूं बच्चों के बारे में जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वैसा परिवार जो कचरा बिनते हुए जिसका जीवन गुजर जाता है, एक अच्छी बात आपने ये कही कि ये स्वयं में एक उद्यमी हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि इस चीज़ को कितना विस्तार दिया जा सकता है। क्या कर रही हैं आप इस संदर्भ में कोशिश, अगर मैं बात करूं, और उन्हें समझने की कोशिश भी? जैसे मैंने कहा कि वो स्वयं में ही उद्यमी हैं। वो रोज़ अपना कचरा बिनते हैं और रोज़ उसी से कमाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। अगर एक नॉर्मल कचरे बिनने की मैं इनकम बोलूँ तो वो 200 से 500 तक जाती है। इट्स गुड। 15,000 रुपये कमाना इट्स नॉट बैड। लेकिन वो बहुत गलत चीज़ों में इसे खर्च कर देते हैं। सेविंग करना नहीं आता या आगे की सोच नहीं है कि अगर मैं इसमें से 5,000 हर महीने बचा लूँ तो मैं एक फैक्ट्री खोल सकता हूँ जो एक बहुत बड़ी रिसाइकलिंग यूनिट हो सकती है। वो मिल के ये काम कर सकते हैं। लेकिन उनको उसी कचरे तक सीमित रख दिया गया है ताकि वो यहीं तक रहें और बाकी इंडस्ट्रीज़, अलग अलग होलसेलर इससे कमाएं। तो हम उन्हें अवेयर करने का काम करते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। अच्छा। उनको इतना रिस्पेक्टफुली हम उनसे बिहेव करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए या हम भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने पहले तो उनके बच्चे जो कचरों में वो सुला के और महिलाएं काम करने जाती थी, हमने उन बच्चों को वहाँ से हटाया। अच्छा। उसके लिए एक अलग सेंटर या छोटा सा जो भी हमारे पास जगह हो या निगम से जो भी हमारे पास जगह मिल जाती है, हम उसे अच्छे से डेवलप करके उनको वहीं बैठाते हैं। हमारे पास कई बार वुमेंस कॉलेज के अच्छे वॉलंटियर्स होते हैं जो वहाँ आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैब, हम हर चीज़ से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। बढ़िया। ताकि उनका जो ये स्ट्रेट विजन है
वो एक बड़ा विजन की तरह डेवलप हो, बच्चों को पता हो कि वो भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं, वो पार पे है। जी। उनकी अंडरस्टैंडिंग एक 8 साल का जो कचरा बिनने का बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा जो अच्छे परिवार से आता है, वो 8 साल के बच्चे को जीवन के बारे में कई गुना ज़्यादा पता होता है। बस उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। हम उन्हें कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करते हैं। मोनालिसा, जो आपने बातें कहीं वो बहुत सही थी। आपने कहा कि आप उनका परिचय उनसे करवाती हैं, स्व से परिचय कराना। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं ये खोस आ गया है, उन्हें लगता है बस मेरा तो यही जीवन है, मुझे दिन भर ये सारे कचड़ों को बिनना है, जो कमाई आ जाए उससे खा लेना है और मेरा पूरा एक दिन व्यतीत हो गया। इससे आगे भी कई चीज़ें हो सकती हैं, वो सोच वहाँ तक नहीं जाती और इसके लिए आप काम कर रही हैं। बहुत मैं सराहना करूँगी कि इस तरीके से आपने सोचा है और उन बच्चों को एक सपना दिखाने की कोशिश की है और सपना को रियलिटी में बदलने के लिए आप लगातार प्रयास भी कर रही हैं। कभी कोई वाक़या हुआ हो, कोई संस्मरण आपके पास जब आपको लगा हो कि जो मैं कर रही हूँ एक नेक काम है और शायद इससे कई लोगों के भविष्य को संवारा जा सकता है, हमसे बांटना चाहेंगी? एक वाक़या बहुत हर्ट भी किया था और इंस्पायर भी किया था कि जी, मेरा रास्ता गलत नहीं है। एक महिला है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी। एक दिन आके उन्होंने कहा कि मेरे दीपक को आप ले जाओ। मैं बोला क्यों? आपका बेटा आपके पास रहेगा? नहीं, आप ले जाओ, आपके साथ रहेगा, कुछ बन जाएगा, यहाँ रहेगा बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है अपने बेटे के लिए। और ऐसी एक माँ नहीं थी, अच्छा, वहाँ कई माँ थी जो अपने बच्चों के भविष्य को लेके बहुत चिंतित थी। तो लगा एक माँ अपने बच्चे को किसी और के भरोसे छोड़ने के लिए तैयार है पर अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, क्यों? उसके भविष्य के लिए। तो कुछ तो गलत है, कुछ क्या बहुत गलत है। दूसरा, वहाँ पे जो औरतें काम करती हैं वो सुबह 3 बजे से घर से निकलती हैं। अच्छा, अपना 9 बजे तक डेली का जो जहाँ काम करती हैं, पोछा झाड़ू करती हैं, वो किया। 9 बजे से कचरे की गाड़ियाँ आने लगती हैं, वो 9 से शाम के 3-4 बजे तक कचरा बिनती हैं। अच्छा, फिर 3-4 बजे के बाद वो अपना सारा वेस्ट अलग करती हैं। प्लास्टिक अलग करेंगी, कूट अलग करेंगी, सब चीज़। प्लास्टिक को 5 और तरीक़ों से अलग करेंगी, फिर बांध के वो भरे भरे वो बोरे लेके जाएंगी, बेचेंगी, जहाँ अलग उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा। बेचने के बाद रात को 9-7-8 बजे वो खाना बनाएंगी और कई बार पैसे की कमी होने के कारण वो रात के 9 बजे के बाद फिर आ जाती हैं डंपिंग ग्राउंड। अच्छा, ताकि कुछ मिल सके, कुछ और मिल सके। खाली होता है जगह, शांत होता है, वो और कचरा बिन लेती हैं। फिर वो रात को 10-12 बजे 1 बजे जाके सोएंगी और फिर सुबह 3 बजे से उठ के 2-3 घंटे भी आराम नहीं करती वो औरतें। इतना काम करने के बाद आप अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पा रहे हो, तो बहुत दुखदाई सिचुएशन होती है। जी, मोनालिसा, मैं देख रही हूँ कि आपने जो समस्याएं हैं उनके साथ जो कचरा बिनने का कार्य करते, बहुत बारीकी से आपने देखा है, बहुत नज़दीक से आपने देखा है और साथ ही अपना हाथ भी बढ़ाया है कि मैं कुछ अपने स्तर पर मदद भी कर सकूँ। बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात और मैं पुनः सराहना करूँगी कि आप ये कोशिश ख़ास करके कर रही हैं। कुछ और बातें जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। आप मिथिंगा नाम से एक संस्था चला रही हैं जो निगम के साथ काम करती है, वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर काम करती है। कैसे काम करती है ये संस्था और किस विज़न और मिशन के साथ काम कर रही है? हम लोग कोई भी निगम के साथ मिलके ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जी, कि जो भी कचरा वो घरों से कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कचरे की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ह्यूज होती है। अगर एक नॉर्मल निगम कचरा कलेक्ट करके और जाके उसे हर दिन एक जगह पे ढेर बना दे तो वो हर दिन एक बड़ा पहाड़ के रूप में बनता चला जाता है और हर शहर के बाहर आज एक पहाड़ आप देखेंगे कचरे का खड़ा है। जब हम लोग काम करते हैं तो निगम को हम लोग असिस्ट करते हैं
अच्छा। कि कचरा सेग्रीगेट हो, और वो सेग्रीगेटेड कचरा जब उनके डंपयार्ड पे पहुँचे तो हर एक कचरा अपने रिसाइकलिंग तक पहुँच जाए, जी। ताकि इन्वायरमेंट भी बचे, ये पहाड़ भी जनरेट नहीं हो, और एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया जा सके। जनरेट किया जाए हर किसी के लिए, ये कचरा बिनने वाले के लिए भी, निगम के लिए भी, और जो उद्यमी है उसके लिए, उद्यमी हैं उनके लिए भी। जी। और बिहार में इस कचरे का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिव अभी आ रहा है, वो है कार्बन क्रेडिट्स। जी। कचरा बहुत ज़्यादा कार्बन या मीथेन एमिशन का रीज़न है, जो आज ग्लोबल वार्मिंग को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जब ये कचरे का सही डिस्पोजल होता है तो ये मीथेन या कार्बन हम एटमॉस्फेयर में जाने से बचा सकते हैं। तो वो क्रेडिट्स जनरेट होते हैं जी। और वो डेटा बहुत काम का होता है। इससे निगम या उद्यमी अपनी इनकम जनरेशन काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जी जी। तो अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से करते हैं तो एक तो आपने अपने शहर को भी सुंदर बना लिया, स्वच्छ बना लिया, अपने वातावरण को भी आप बहुत कुछ मदद कर पा सकते हैं, साथ ही एक रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट किया जा सकता है, जैसा कि आपने कहा। आप जो वेस्ट आपके पास आता है उससे आप खाद बनाने का कार्य भी करती हैं, तो ये कैसे करती हैं और क्या माध्यम है इसका? हम लोग दो तरीक़ों से खाद बनाते हैं। अर्बन एरिया का अलग मॉडल है, रूरल एरिया का अलग मॉडल है। जी जी। मैं पहले बात करूँगी रूरल एरिया की। रूरल में गोबर बहुत निकलता है। बचपन से हमने देखा है गोबर गैस प्लांट मेरे घर के पीछे भी हुआ करता था। वो सीमेंट मॉडल हुआ करता था, बिल्कुल, जो अगर एक बार ख़राब हो जाता था या किसी कारणों से तो फिर वो बंद पड़ जाता था। अभी सुधा के साथ ही हमने एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे 2 मेट्रिक क्यूब के छोटे प्लास्टिक फैब्रिक के प्लांट हमने इंस्टॉल किए थे कुछ 98 घरों में बेगूसराय में। वहाँ पे हर सुबह अगर आपके पास 5 से 6 गायें हैं तो आप उनका गोबर हर सुबह मिक्स करके उस गोबर गैस में डाल दो जी। उसकी पाइपलाइन आपके किचन में अटैच्ड होती है और उसी गैस से आप अपने दिन भर के परिवार का खाना, गाय का खाना बना सकते हैं। और जो गोबर गैस बिल्कुल पेट की तरह होता है, अगर वो खाएगा तो वो निकालेगा भी, गैस भी निकालेगा। तो जो भी चीज़ें निकलती थी फिर वो बहुत अच्छी ऑर्गेनिक मैन्योर होती हैं जी, जो आप अपने खेतों में भी डाल सकते हो या पैकेज करके आप सेल भी कर सकते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन भी हुआ, गैस में सेविंग भी हुई और आपका जो गोबर है उसको आपको कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका बहुत अच्छा निस्तारण उसी समय आपको मिल गया। यानी घर में ही ये कार्य किया जा सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी कोशिश और आप उसका बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं। 2-2.5 साल से हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे 98 प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लोग खुश हैं। उन्हें देख के अच्छा लगता है कि सेविंग भी है और दे आर हैप्पी डूइंग दैट। तो ये आपने रूरल मॉडल की बात की। अर्बन में एरोबिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, जहाँ पे पिट कंपोस्टिंग या हनी कॉम मॉडल यूज़ करते हैं, जहाँ पे जब ये फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास सेग्रीगेट होके आया जी। तो उसको थोड़ी बहुत और चुनते हैं ताकि कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हो हम उसे हटा पाएँ। उसके बाद इन पिट्स में हम उसे डालते हैं। उसके बाद एक लेयर करते हैं जो सूखे पत्ते, जितने घास और सूखे पत्तों का लेयर करते हैं, ताकि जो भी लेचेट्स या जब सड़ता है तो बहुत पानी छोड़ता है हमारा फूड वेस्ट, तो वो एब्जॉर्व कर पाए। रेगुलर उनका मॉइस्चर मेंटेनेंस, बायोडिकम्पोजर्स, ये सब यूज़ करके हम अप्रॉक्स 45 to 60 डेज़ में हम एक प्रॉपर कंपोस्ट बना लेते हैं उस फूड वेस्ट जी। तो 2 तरीके से आप काम कर रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए अलग मॉडल है आपका और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए अलग मॉडल है आपका, और इस तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही हैं। एक अहम सवाल आपसे, जब भी हम किसी उद्यम की शुरुआत करते हैं तो फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। कई उद्यम शुरू भी नहीं हो पाते कि भाई विचार तो है पर पैसा कहाँ से आएगा। जब आपने शुरुआत की तो ये सवाल आपके पास भी आया होगा, कैसे काम किया? नए उद्यमियों के लिए ये सवाल आपसे। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी, लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी चाह। तो जब एक मोमेंट आया 2018 में कि अब शुरू कर देना है,
तो मेरे पास पैसे बहुत कम थे, इतने ही थे कि मैं कुछ महीनों तक जी जी कंपनी या अपने आप को चला पाऊँ, और तब कंपनी भी नहीं थी। बिल्कुल। आई जम्प्ड कि शुरू करना है तो फिर करना है। जी स्टार्टिंग में हम कई मैरिजेस हॉल में गए पूछने के लिए कि आपको कचरा अपना फेंकते हो, आप हमें ये काम दे दो। अच्छा। उन्होंने बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमें बोला कि ठीक है, आप रात को आ जाना शाम में जब कचरा निकलता है और आप अपना कर लेना। हम रात भर उन मैरिजेस में काम करते थे जी जी फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। घर वाले भी गुस्साते थे कि पूरी रात गायब रहती हो, अरे उनके घर में शादी है, तुम उनके घर जाके कचरा उठाओगी। सो ऑल दीज फैक्टर। फिर मेले में सुबह बहुत प्लास्टिक और पेपर बिखरे होते, हम उन चीज़ों को साफ़ भी करते थे, बोरे में पीठ पे लाद के लेके जाते थे जी। और उनसे जो भी बेच के आता था एकदम प्रॉपर कबाड़ी वाले की तरह हमने काम किया कुछ दिनों तक। लेकिन फिर समझ में आया कि ये मॉडल नहीं काम करेगा। अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी मदद ली, कई बार परिवार ने भी मदद करी, लेकिन कई बार हुआ कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है लेकिन काम करना बंद नहीं कर सकते, तो बहुत नॉमिनल में पूरी टीम ने मिलके वो भरोसा बांधा। हर कोई जो हम लोग कोर मेंबर्स हैं, अतुल्य, दीक्षा, मैं, कोई बात नहीं, पैसे नहीं आने, काम तो करना है, घर से खाने पीने का इंतज़ाम है, ठीक है। हमने 2 साल वैसे काम किया। अच्छा। हमें पहला प्रोजेक्ट मिलने के 2 साल तक हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट में अपने जूते रगड़ते हुए हम काम करते गए जी। कितनी भी बुरी हालत हो, हमने काम नहीं बंद किया। लेकिन 2 साल बाद जब हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट मिला जी, और जब पहली बार वो 15-20 हज़ार ऐसे आए तो लगा कितना बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, स्टार्टअप के लिए ये होता है कि कई बार हमें कहा जाता है फंड रेजिंग के लिए आप इन्वेस्टर्स से मिलो, हम सब मानते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कि मेरा पर यूनिट कॉस्टिंग ये है, मेरी प्रॉफिट ये नहीं है। अगर मेरे वेस्ट पिकर्स को मेरे पैसों की ज़रूरत है, मैं उठा के दे दूँगी। हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लिए कम्युनिटी बेनिफिट इज़ द प्राइम मोटिव। तो हम इन्वेस्टर के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिटेबिलिटी होता है और हम अपने कम्युनिटी बेनिफिट्स के ऊपर प्रॉफिट नहीं रख सकते थे। तो बहुत सोच करके आपने काम किया कि कैसे करना है। और स्ट्रगल चलता है, हर दिन चलता है। हमारे पास 20 कुत्ते भी हैं, तो हम भूखे रह सकते हैं, उन्हें नहीं रख सकते जी। तो मैं उस पर भी आऊँगी जिसके बारे में आपने चर्चा की, और मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों से कहा कि आप बेजुबान जानवरों के लिए भी काम करती हैं और ख़ासकर कुत्तों के लिए आप काम कर रही हैं, और जो यूं ही इधर उधर घूमते रहते हैं उन्हें एक बसेरा दिया है आपने। चूँकि बात की शुरुआत की है आपने, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये काम भी आप कैसे कर रही हैं। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि हमें इनके लिए काम करना है जी। एक दिन एक बच्चा मिला जिसकी माँ को किसी ने मार दिया था। अच्छा। वो 2 दिन का बच्चा था, नहीं छोड़ पाए क्योंकि हमें पता था कि अगर उसे उस समय छोड़ देते तो उस ठंड में पे फिर प्रश्न हाँ वो चिन्ह था। 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता रोता रोता। घर ले आई, मोगली था 2 दिन के पालना बच्चे शुरू को किया आपने। पालना शुरू किया, फिर दूसरा ऐसे ही मिला, फिर तीसरा ऐसे ही मिला। कुछ अच्छा। गाड़ियों के नीचे आए हुए थे, कुछ बूढ़े थे जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया था। अच्छा। देख के बस छोड़ नहीं पाए, और वो लाते लाते अब ये हालत हो गई है कि हम नहीं रहते, हमारे घर में वो रहते हैं, हम एक कोने में पड़े रहते। बट वो इतनी बड़ी ताकत है आज हमारे लिए, क्योंकि जब वो सुबह सुबह हमें उतने अपने भोलेपन से वो प्यार करके सुबह सुबह उठाते हैं। वो सुबह होने के पहले, पिंगल है मेरी छोटी सी, वो ऐसे चाट चाट के उठाती है कि उठो उठो सुबह हो गई। तो लाइफ में कोई भी दिक्कत हो पर उनके सामने सब खत्म हो जाता है, और एक काम करने की इच्छा बनी रहती है कि नहीं, सिर्फ वेस्ट नहीं,
इनका भी एक प्रॉपर सेटअप करना है, एक घर ऐसा बनाना है, एक शेल्टर होम ऐसा बनाना है जहाँ पे गाय, घोड़े, कोई भी जानवर हो, हम उनको अच्छे से रख पाए, उनको सारी फैसिलिटी दे पाए। तो एक आज बहुत बड़ा मोटिव है हमारा ये काम करने का। जी। और मोनालिसा, यहाँ दिखता है आपका मानवीय पक्ष, आपके मन में जो प्यार है और जो कुछ करने की इच्छा है, और इस तरीके से आप उनकी मदद कर रही हैं, लगातार मदद कर रही हैं। वैसे जानवर जिन्हें चोट लगी है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन्हें एक बसेरा देकर, एक आसरा देकर, उनकी देखभाल करके और उनके प्राणों की रक्षा करके बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं आप मोनालिसा। एक तो आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति काम है वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा ये सुंदर मन जो है आपके पास, वो भी बहुत बड़ी नेमत है इन जानवरों के लिए। आगे बात करूंगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर मैं आपके उद्यम की बात करूं तो कोई सरकारी सहायता भी आपको मिले या किसी योजना के तहत भी आपको कुछ फ़ायदा मिले, क्योंकि हमारी सरकार भी युवा उद्यमियों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आती हैं। बताएं हमारे दर्शकों के लिए। जी, अभी हाल में ही इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट बिहार ने हमें फंड किया, सीड फंड किया हमें नवंबर में अंडर इट्स स्टार्टअप प्लान्स। जी जी। और वो सीड फंड हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रगल में होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रे ऑफ होप है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। बिल्कुल ऐसा लगा उस समय जिस दिन हमें ये मिला, विद इन 1 वीक हमारा पूरा प्रोसेस हो गया था। हमारा फॉर्म फाइनलाइज हुआ, हमारा इंटरव्यू हुआ, विद इन अ वीक हमें डेट दिया गया कि इस दिन आके आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। हमें लगा ठीक है, चेक देंगे या बुलाएंगे, बताएंगे कि हमें मिल गया है, और फिर कई महीनों की भागदौड़ होगी वो फंड लेने के लिए। बट उस दिन हमें स्टेज पे बुलाया गया, वो बड़ा सा एक चेक थमाया गया, और विद इन 5 मिनट्स मनी हमारे अकाउंट में था। जी। आई वॉज अमेज्ड, बिहार गवर्नमेंट इज़ वर्किंग सो एफिशिएंटली। ये क्या कर रही है, ये क्या हो गया। बहुत अच्छी अनुभूति हुई बिना आपको। कोई टेंशन, बिना कोई भागदौड़ के जब ये होप मिलता है ना, बहुत बड़ी ताकत होती है। जी। और एक युवा उद्यमी के मुंह से ये सुनना कि उसे इस योजना से बहुत मदद मिली, ये जो हमारी सरकार ये योजनाएं लेकर आ रही है, उसके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। जी। अगर मैं बात करूं आपके भावी योजनाओं की, फ़िलहाल जिस स्तर पर आप काम कर रही हैं, जाहिर तौर पर हमारे पास एक रोड मैप होता है, हम कुछ सोचते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं। कैसी फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? अभी हम लोग 3 नगर निगम के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग और भी 8 और 10 नगर निगम में चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बात चल रही है। तो क्योंकि हमें पूरा बिहार साफ चाहिए जी, तो हम अपने स्पीड से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर यूएलबी, हर पंचायत को टच करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जी जी, ताकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है, वेस्ट इज़ अ रॉ मटेरियल हर एक इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो बिहार इस इतनी बड़ी कमाई का सोर्स क्यों छोड़ दे रहा है। हम उसे कमा के वापस यूएलबीज़ को, पंचायत्स को देना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर और रेवेन्यू सोर्स। ये हमारी एक प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग है कि हम और भी प्लास्टिक यूनिट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ विद इन स्टेट हम अलग अलग वेस्ट को प्रोसेस कर पाए। एंड थर्ड इज़ बायोमिथेनाइजेशन टू सीबीजी, जो वेस्ट से हम कंप्रेस बायोगैस निकाल सकते हैं, जो कई इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स में यूज़ हो सकता है। हम उसके तरफ भी अग्रसर हैं। जी जी। तो आप सोच रही हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, और आपने ये भी कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ भी जाने की सोच रही, और इसकी ज़रूरत भी है जब ये वेस्ट के रूप में रॉ मटेरियल हमारे पास होता है। पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं मोनालिसा जब आप काम करती हैं, तो फ़िलहाल किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आपको चैलेंजेस के रूप में मिल रही हैं? 2 है, प्रोफेशनल, पर्सनल। अच्छा। प्रोफेशनल बीइंग कि अगेन फाइनेंस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि
जब आप एक्सपेंशन के फेज़ में हैं, आपको अब स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड अच्छा। फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, वेरी गुड एजुकेशन, क्योंकि अब आपको चीज़ें बड़े लेवल पे प्लान करनी है। तो नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर बिग फंडिंग, अच्छा। क्योंकि अब लग रहा है कि नहीं, हम्म, जब बड़ा करना है जी, तो जी। एक बड़ा सेटअप होने चाहिए। जी। दूसरा है ऑब्वियसली पर्सनल। हमें हर तीसरे चौथे महीने घर चेंज करना पड़ता है कभी कभी। 20 कुत्तों के साथ घर चेंज करना, बाप रे बाप। हम पटना का एक एक गली घूम चुके हैं कि कहाँ घर मिल जाए, बट कई बार लोग तैयार नहीं होते हैं हमें जगह देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जानवर या उनके जी, घर जी। में आए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। तीसरा टीम। अच्छा। आपके साथ कई लोग एसोसिएटेड होते हैं, जी बिल्कुल। कुछ स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, कुछ को आपको क्यूरेट करना होता है। बीइंग अ लीडर, जी। यू हैव, आपके ऊपर हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉट इवन एम्प्लॉय, विल से टीम मेंबर, हर एक टीम मेंबर, अगर वो ठीक से नहीं है तो आप अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रहे। बिल्कुल। तो टीम का ख्याल रखना, उनको समझना, उनके हिसाब से चीज़ें करना और अपने हिसाब से चीज़ें कराना इज़ अ बिग स्किल। मुझे लगता है कि बिज़नेस करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जी। मैं हमेशा कॉलेज जाना चाहती थी, आर्ट कॉलेज जाना चाहती थी। एक छोटा सा वो होता है ना कि मम्मा आर्टिस्ट है मेरी, अच्छा। तो वो थोड़ा सा आता था। बट अगेन व्हेन आई हैड अ चॉइस कि मुझे 12th के बाद डिसाइड करना है जी। तो एंटरप्रेन्योर बनना है या उस आर्ट के फील्ड में जाना है, जी। 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 तब एंटरप्रेन्योर चुनना वाज एक जस्टिफिकेशन जो मैंने खुद को दिया था कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, उसे बोलना आना चाहिए, उसे क्रिएट करना आना चाहिए, उसे लोगों को समझना आना चाहिए, उसको पैसे हैंडल करना आना चाहिए, उसे स्पेक्यूलेट करना आना चाहिए कि आगे क्या सिचुएशनल चेंजेस होंगे, एंड देन इट हैज़ टू क्रिएट होल प्लानिंग। प्लानिंग फेल होने पे उसे फेल होना आना चाहिए। क्या बात है। और मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए आपने हमारे दर्शकों को कई सारे संदेश भी दे दिए मोनालिसा, क्योंकि एक उद्यमी अपने आप में एक कलाकार भी है और कई पक्षों के बारे में आपने बातचीत की, कहाँ कहाँ एक उद्यमी की कलाकारी दिखती है। इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोनालिसा। बहुत अच्छी लगी आपसे ये बातचीत आज की, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की एक महिला युवा उद्यमी मोनालिसा से, जो समाज के प्रति भी सोचती हैं, जो पर्यावरण के प्रति भी सोचती हैं। और पता है, हमें भी ये ज़रूर करना चाहिए, अगर हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो उससे समाज का भी हित हो, पर्यावरण का भी हित हो, तभी तो हम एक सुंदर धरती का सृजन कर पाएंगे। और फिलहाल मैं आपसे कहने वाली हूँ कि एक सुंदर एपिसोड का निर्माण करने में आपके जो विचार हैं, आपके जो ख़त हैं, आपके जो ईमेल है, हमारे लिए बड़े सहायक होते हैं। और मैं फिर आपसे कहूँगी कि आप हमें ख़त लिखें, आप हमें ईमेल भेजें, और इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल आईडी है डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। नमस्कार।